बाद समण संघ, जैसे हम जानते हैं कि समणों का संघ है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये समणों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, जब सब लोग संग संग रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बार यहाँ पे बताई जाती हैं। जब संघ जब बिखरा तब संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिनका नाम, जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृत भेद, आर्थिक भेद, व्यापार भेद आदि आदि रहा है। संघ बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंस गया। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए, 643 जातियां बना दी और 3 वर्ण बना दिए। अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बटे हुए। संघ क्या बिखरा, लोगों ने हजारों प्रकार के धर्म बना लिए। हजारों संता इकट्ठा करने पर लोगों ने संतों के नाम भी अलग अलग संतों के मठों में बांध दिए। लोगों ने अपने आप को रंग, पैसा, नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के आधार पर एक दूसरे को तोड़ लिया। आज परिवार सब अलग थलग पड़े हैं। चंद लोग सिर्फ इनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिखराव से ही हम जो है लोगों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो संघ था वो एकजुटता में रहता था। इसका उदाहरण हम गांव दूर दराज में जाएंगे, अभी भी आप देखेंगे कि वहां पे कोई भी सुख या दुख होगा तो गांव में चाहे कितनी भी लड़ाई हो या कुछ भी किसी से झगड़ा हो रहा हो, तब भी जब भी किसी को कोई सुख दुख आता है तो सारे गांव वाले एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैंने खुद अपने, जब मैं समर संघ में जुड़ी तो मैंने अपने गांव में ये देखा कि जब भी वहां पे कोई डेथ होती है तो दूर दूर से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आ जाते हैं। मतलब जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता वो भी वहां पे आते हैं। तो ये एक संघ का ही वो है, रूप है। क्योंकि लोग पहले संघ में रहते थे, वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा था या लड़ाई हो रही है या हम इनके घर उठना बैठना नहीं। वो जब कोई दुख की घड़ी आती है तो सारे लोग जो है वहां पर इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये हम आज भी हम जीवंत जो है अपने गांवों में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लोग सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, सब एक के सुख दुख में शामिल होते हैं। शहरों में यह हुआ कि भी तरक्की के लिए लोग आए, लेकिन यहाँ पे पैसे के लिए, व्यापार के लिए आए और नौकरियों के लिए आए, तो सबकी अपनी अलग अलग दुनिया बन गई। तो जब बाबा साहब ने हमारे को जब सारे अधिकार दिए तो लोग संपन्न होने लगे, और संपन्न होने के साथ साथ ही वो क्या नाम है अलग थलग भी पढ़ने लगे। कैसे उन्होंने हमारे को दिए अधिकार, और अधिकार के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी थे। अब हम बात तो करते हैं कि हम क्यों बिखरे। मैं कुछ थोड़े कारणों के पीछे जाऊंगी, क्योंकि कारण यह है कि हमने अधिकार तो ले लिए सारे, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाए, हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। जैसे हम महिलाओं को प्रकृति की तरफ से मां बनने का अधिकार मिलता है, जो कि बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन फिर भी वो अधिकार हमें चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ये महिला अच्छी तरह से जानती है। तो लेकिन उसके साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़ा है कि जब हम किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसको पालने पोसने का भी, इसको संस्कार देने का भी सारा अधिकार, वो जो कर्तव्य है वो हमारा है। फर्स्ट ड्यूटी हमारी है, पिता की भी साथ में बराबर की, लेकिन माँ की पहली ड्यूटी बन जाती है। अगर हम वो ड्यूटी ना निभाएं तो वो हमारा अधिकार जो माँ कहने का है वो चला जाता है। तो ऐसे हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब हम संघ से जब टूटे तो हमारे महापुरुषों, जैसे हमने बुक में पढ़ा कि हमें जो है संघ से ये मिला कि हमें एक साथ रहना है। बहुत सारे महापुरुष आए, कबीर आए, बुद्ध आए, रविदास आए, चोखा मेला आए, इतने महापुरुष आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। और उन्होंने यही संदेश दिया कि ये पाखंड है, इसमें मत फंसो, इसमें और जागो। जितनी भी आप उनकी शिक्षाएं देंगे वो सारी इकट्ठे होने की ही शिक्षाएं हैं, अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें और हम उनको समझें तो। लेकिन हमारे लोगों ने क्या, फिर मैं बोलती हूँ कि हम दूसरों को ही दोष नहीं दे सकते कि दूसरे संघ ने हमें तोड़ा, भाषा ने तोड़ा, पैसे ने तोड़ा। हम पहले अपनी कमी को देखें कि क्या हमने अपने कर्तव्य निभाए। हम सिर्फ अपने परिवारों में रह गए, सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाया। और कभी किसी को, क्योंकि मैं बाबा साहब के कोटेशन पे जाती हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि जब पढ़ ले जाओ तो अपने उन बस्तियों में भी चले जाओ। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात उन्होंने इसीलिए कही कि हो सकता है वो आपको देख के प्रेरणा ले ले कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ लिख के अच्छे मकानों में रहने लगे, सूटेड बूटेड हैं। और ये
कि जिस समाज की बदौलत तुम्हें मिला है उस समाज को हमें वापस भी देना है। पे बैक का मतलब यही है कि हमें उसको शिक्षा भी देनी है, ज्ञान भी देना है, संग में भी रखना है उनको। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समन संघ ने ये चौथा रूल बनाया कि केवल संघवाद, यहाँ पे केवल संघवाद चलेगा और कोई सा ब्राह्मणवाद फलानावाद जितने भी वाद हैं, यहाँ तक कि अम्बेडकरवाद भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें केवल एक जाति में बांधना चाहते हैं। जब मैं किसी ओबीसी साथी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम तो केवल अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हो, और भी तो महापुरुष हुए, आप उनका क्या क्यों नहीं आप नाम ला। हमने उनसे कहा कि देखिए, आप जब संघ में आएंगे, जब आप मीटिंग में जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सभी महापुरुषों को लेके चलते हैं, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। और हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो बाबा साहब ने कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अगर संविधान लिखा तो केवल एक जाति को उससे वो फायदा नहीं हुआ है, पूरे देश के लिए लिखा ना उन्होंने, कोई हमारे लिए तो नहीं लिखा। तो ये उनका तो सिर्फ एक पॉलिटिकल यूज के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि बाबा साहब क्या थे। तो हमारा ही कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, ना कि उनकी केवल हम पूजा करें। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करो, उन्होंने पहला ही नारा दिया कि संगठित रहो और संघर्ष करो और शिक्षित भी रहो। इन तीन नारों में ही बहुत कुछ समाया हुआ है। उन बाबा साहब भी संघ की बात कर रहे हैं कि संगठित रहो, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, उसी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कोई इकट्ठा होता ही नहीं है, और शिक्षा के बिना हम जागृत नहीं होते। शिक्षा हमारे दिमाग को एक विवेक बुद्धि देती है, और शिक्षा वो भी है कि हमारी किस चीज में भलाई है। हम आंख खोले, दिमाग खोले कि आज हमारे अधिकार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हम चिंतन करें, मनन करें, उसका विश्लेषण करें और रास्ता खोजें। ना कि केवल ये इस बात को पछताते रहे क्या है हमारे अधिकार जा रहे हैं, हमारी नौकरी जा रही है। नहीं, हमें विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। तो ये विश्लेषण समाज संघ ने किया, और उसने ये गोल्डन रूल बनाए कि ये इन रूल पे जो है संघ चलेगा, कि जिसमें संघवाद होगा। तो अब हम संघवाद की बात करेंगे। देखिए, 29 लाख जितने भी संगठन बने वो अपना अपना एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से चल रहा है, किसी का अपना एजेंडा चल रहा है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मेरे कानपुर साथी है, उनसे मेरी बात हुई समन संघ के बारे में, उन्हीं का फोन आया मेरे पास में। उन्होंने पहले बड़ी मीटिंग की कवरेज की थी हमारे की। तो वो बोले कि मैंने कहा आप उनसे समर संघ में जुड़िए, आप तो पत्रकार हैं, तो आप अच्छे तरह से यूट्यूब पे चैनल बना के ये सब चीजें पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो बोले कि मैं तो आया था समर संघ की मीटिंग में दिल्ली, तो मैंने उनसे कहा फिर आप ये यूट्यूब पे डाला कीजिए। तो बोले मैं डालता हूँ, लेकिन मैं इसमें जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जुड़े हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यहाँ कानपुर में एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है 14 अप्रैल पे, तो मैं इस फंक्शन में गया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पर्चा कटाइए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं पर्ची तो नहीं कटाऊंगा, मैं तो खुद पत्रकार हूँ, मैं तो खुद करूंगा, इसका मतलब कवरेज करूंगा और यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा। तो वो बोले कि आप ना समाज के दलाल हो, और जो आपको पैसा देता है आप उसकी न्यूज छापते हो और उसकी यूट्यूब बनाते हो, हमारा नहीं छापाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए आपका कितने लोग आए प्रोग्राम में। बोले इतने हजार लोग आए। अच्छा, कितनी पर्चियां कटी? कि इतनी पर्चियां कटी। तो कितना चंदा इकट्ठा हुआ? बोले 20 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ। तो उसने अच्छा कितना खर्चा करा? कोई 3-4 लाख खर्चा करा। अच्छा, 3-4 लाख खर्चा हुआ, इतनी पर्चियां कटी, तो बचा कितना? चलो मान लो हद मान के 5 लाख खर्च करा। तो क्या खिलाया तुमने लोगों को? बस जय जयकार करी, टेंट पे हुआ, कुर्सी पे हुआ, 15 सारा चीजें सब्जी पूरी खिला दी लोगों को, बस जयकार करके लोग चले गए। उसके बाद में आपके पास बचा 15-18 लाख बचा भी आपके पास में। बोले हाँ। बोले आप मेरे से कहते हैं कि मैं समाज का दलाल हूँ, असली दलाल आप है समाज के, और मैं अब आपके सारा में सबूत है मेरे पास, तो मैं इसको सब कुछ करके और मैं अब इसकी यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि संगठन कितने बड़े दलाल है। तो मैंने कहा ये बात तो आप समर संघ में भी रख सकते हैं बात। तो मैंने उनको फिर ये बात समझाई, तो वो मैंने उनको सिविक सेंटर पे, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि एक एक आदमी को जोड़ने के लिए, संघ में लाने के लिए, उसको कंसेप्ट समझाने के लिए उन्होंने मेरे से कहा कि हमें ऐसा कंसेप्ट बनाना चाहिए कि जो सबके लाभ की बात करे और वो सबके हित की बात करे, और ऐसा एक कंसेप्ट हमें देना हो। तो हमने कहा कि भाई देखिए, समझ समझ अगर कोई कमी है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बुद्धिजीवी है, तो आप मीटिंग में आइए, वहां अपनी बात रखिए, और एक
सीट से लोगों का फायदा होगा, सामने आए हमें सारे सुधरने के लिए बैठे। तो मैंने उससे करीब 1 घंटा बात की, तो मैंने उसका मैं इसीलिए आपसे इतनी लंबी बात कर रही हूँ कि हो सकता है आपके द्वारा कोई अच्छा विचार आए, तो मैं उस बात को संग में रखूं, जिससे हमारे जितने भी साथी ऑनलाइन जुड़ते हैं वो इस बात को सुने और समझेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी संगठन है, ये तो एक उदाहरण है, सब जगह ही संगठनों का ये हाल है। तो संघ ने ये रूल बनाया कि यहाँ पे संघ में जो है अपने जो जितने भी हम 90% जो इस देश के असली समण है, 99%, और जितने भी हम कहे मूल्यवासी हैं जो भी है, क्योंकि मूल्यवासी कंसेप्ट आया उससे हमारा को फायदा नहीं हुआ। समण जो हमारा एक नया रूप है, वो जो बुद्ध के समय से चला आ रहा है, वो समण है। तो हम जैसे कल बहस हो रही थी कि हम अपने नाम के पीछे लगाएं क्या लगाएं, तो उन्होंने कहा कि अपने नाम के पीछे से सरनेम हटाइए। तो हम ये लगाना शुरू करें कि समण, जैसे मैं लगाऊंगी समन अर्चना, कि मैं चलो मैं हटा देती हूँ गौतम, मैं हमने बौद्ध धर्म अपनाया तो हमने गौतम लगा लिया। वैसे हमारा कोई सरनेम गौतम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जन्मजात बुद्धिस्ट हैं तो इसलिए हमने हस्बैंड ने लगा लिया कि आज से हम गौतम लगाएंगे। हमने बच्चों के पीछे भी सबके पूरे परिवार ने गौतम लगाना शुरू कर दिया। 93 में हमने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद में अब लोग कहते हैं कि भी चलो आप समण लगाएंगे गौतम लगाएंगे, लेकिन गौतम का मतलब वही है बुद्ध को मानने वाले, और समण भी वही है जो बुद्ध ने हमें नाम दिया था समण का। तो संघवाद का इसीलिए हमने रखा है कि यहाँ पर कोई भी दूसरी जाति का या ब्राह्मण यहाँ पे घुसपैठ ना कर पाए और संघ में तोड़फोड़ ना करे, क्योंकि ये इतिहास रहा है पहले कि संघ में हमेशा तोड़फोड़ करने की कोशिश हमेशा से हुई है। क्योंकि जो संगठन वाले हैं या जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बिना पैसे के भी क्या कोई काम होता है, क्या बिना पैसे के भी कोई संगठन चलता है, कि संघ चलता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पैसा और लोग भी जुड़ते थे तो उनकी जो है ना रोजी रोटी पे जो है हमला होता है, और उनके जो विचारधारा, एक हिडन विचारधारा जो है लोगों को तोड़ने की और जुड़ने ना देने की, उसके ऊपर वो चिढ़ते हैं और उनको जलन होती है। इस वजह से वो तोड़ने का काम करते हैं। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रमण संघ ने ये रखा कि यहाँ पे केवल केवल जो अपने 90% या 90 जो अपने समान भाई हैं, जो बात हम देखते हैं समाज में दो विचारधारा काम करती है, समान और बमण की। बमण की विचारधारा से हम देखते हैं कि कितना ज्यादा हमारे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है और कितना उनको धार्मिक अंधविश्वास में कितना ज्यादा उनको फंसाया जाता है। क्योंकि हम लोग जागरूक लोग हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि अभी अभी मेरे एक साथी से बात हो रही थी कि कुंभ के मेले में जाना, हालांकि वो मेरी बातों से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुए क्योंकि ओबीसी समाज है, थोड़ा अलग रहता है। तो कुंभ के बारे में मेरे उनसे बहस होने लगी। तो हालांकि मैंने उनको कंसेप्ट समझाया, सारा कंसेप्ट का एग्री भी है। उन्होंने कहा मेरे से कि जब सबके लाभ की बात होगी, ओबीसी के लाभ की बात भी होगी, तब सारा ओबीसी भी होगा, कोई भी होगा, वो समन संघ में आएगा। तो हमने उनसे कहा कि मैंने कहा आप तो कुंभ जाने वाले थे यार। तो बोले नहीं, मैं थोड़ी आपकी बातों से प्रभावित हुआ और मैं कुंभ नहीं गया परिवार को लेकर। तो मैंने कहा चलो आज बड़ी अच्छी बात, अच्छा हुआ कि मेरी बातों को कुछ असर हुआ आपके पास। नहीं तो कह रहे कि मेरे घर में मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि कुंभ जाना है, कुंभ जाना है। तो मैंने कहा देख लीजिए आप कुंभ में क्या हाल हो रहा है, क्या है कुंभ में देख। तो मैंने कहा ये भी एक कुंभ है। मैंने कहा आप यहाँ आइए। मैंने कहा ये राजा हर्ष ने ये शुरू किया था। ये कुंभ का जो आज है, ये सारे हमारे बौद्धों के मेले हैं, एक तरीके से परिवार मिलन है, भाईचारा है। तो मैंने कहा हम उसी संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। इन्होंने तो मतलब एक तरीके से गंद सा मचा रखा है वहां पे, जो हम लोग मर रहे हैं, कुचल कुचल के मर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक आंधता एक ऐसी है जिसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैंने कहा सिविक सेंटर में हम वही बौद्ध संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि राजा हर्ष ने ये कुंभ का जो है परियोजना शुरू किया था। उनकी मंशा साफ दिल की थी, लेकिन जो ब्राह्मणवादी है उनकी मंशा अलग होती है। वो कैटराइजेशन करते हैं कि उनके वीआईपी अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, ये जाति के हिसाब से, उसके हिसाब से सब कुछ करते हैं। और उनको हमारे लोगों से कोई कीड़े मकोड़ों की तरह उनके लिए कोई मरना कोई वो बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इतनी अंधता फैलाई है ताकि उनका धर्म जो है चलता रहे। तो ये बातें हमें जाननी होंगी और एक एक व्यक्ति को संघ में कैसे भी होगा समझा के हमें लाना पड़ेगा। और संघवाद का ध्यान रखना है कि हमें, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो आदिवासी है, जितने भी अपने समर संघी है, उन्हीं को संघ में हमें
जोड़ना है, अपनी संस्कृति को स्थापित करना है। उसी के लिए 9 फरवरी को सिविक सेंटर में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हम अपनी संस्कृति को स्थापित करेंगे, जहाँ पे हम इकट्ठा होएंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपने भाइयों से मिलेंगे, बहनों से मिलेंगे, गले मिलेंगे और खुश होएंगे। और अपनी खुशी अपने हाथ में है। समान संग वो खुशी समाज को दे रहा है। तो हम 4 साल से लगातार जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है और इससे बहुत फायदा भी होता है। फायदा एक बस छोटी सी एक बात बताऊंगी कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात ज्यादा करती हूँ, किताबी ज्ञान से ज्यादा। कि एक साथी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने मेरे से ग्रुप में से मेरा नंबर लिया और मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप समर संघ में? मैंने कहा हाँ जी सर, मैं समर संघ में हूँ, आप बोलिए। लखनऊ से बात कर रहे थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनकी बीवी भी ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो समर संघ के लोग जुड़े हैं ना, वो बहुत अच्छी विचारधारा के को लेके साथ चल रहे हैं। तो मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपके घर में भी बड़े बच्चे होंगे, तो क्यों ना हम आपस में रिश्ते करें। तो मैंने कहा सर अच्छी सोच है आपकी, लेकिन हमने फिर बच्चों का बायोडाटा भी मिलाया तो वो तालमेल बैठ नहीं पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी देखिए लोगों को इतना विश्वास होता जा रहा है समन संघ पे कि लोग आगे से ही आपके बच्चों के, नहीं तो आपको पता है कि लड़के बच्चे लड़के लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल काम है। हमें भी लड़के के ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी जब